चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। 9वीं कक्षा का है। पहला पाठ, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। क्या क्या होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। सबको पता है ठोस की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। ठोस को हम टच कर सकते हैं, गैस को हम टच नहीं कर सकते। देखने जो द्रव होते हैं उनकी कोई शेप नहीं होती और कोई साइज़ नहीं होता। ठोस की साइज़ होता है। और जो गैस होती है वो बह सकते हैं, लिक्विड द्रव भी बह सकते हैं लेकिन ठोस बह नहीं सकते। तो इस तरह की जो होते हैं, निश्चित आकार होता है, इनमें संपीड्यता होती है, कोई बहाव नहीं होता। इस तरह की क्वालिटी सब बच्चों को पता है, आपने आज से पहले वाली क्लासेस में भी सबने पढ़ी है। इस टेबल में ये सब चीज़ें शो की गई हैं। ठीक है, चलिए हम कुछ आगे करते हैं, कुछ नया पढ़ते हैं जो हमने इस कक्षा से पहले कुछ नहीं पढ़ा, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो है हमारी, पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है, विश्व में जो वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ कणों के भौतिक गुण, कणों के अभिलक्षणिक गुण क्या होते हैं? ये पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, यानी कि उनके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि उनके अंदर वो गति करती रहती है? जैसे मान लो किसी कमरे में खड़े होकर मैंने जो है परफ्यूम लगाया या मैंने धूप बत्ती या अगरबत्ती चलाई तो दूसरे कमरे तक खुशबू जाती है। तो वो कैसे पता चला कि खुशबू आई है? क्योंकि जो उसके कण हैं, जो पदार्थ के कण हैं, वो गति कर रहे हैं, गतिज ऊर्जा उनके अंदर है। गतिज ऊर्जा की वजह से एक कमरे से वो दूसरे कमरे तक घूम रहे हैं। दूसरी बात मैं कहती हूँ, एक और इनकी प्रॉपर्टी होती है कि इन पदार्थ कणों के अंदर रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान का मतलब होता है कि जैसे मान लो मैंने एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर मैंने 4 चम्मच चीनी डाल दी, तो क्या पानी गिलास से खिड़ने लग जाएगा, बाहर निकल जाएगा? नो, नहीं निकलेगा, क्योंकि चीनी क्या उसमें घुल गई मतलब जो उसके खाली स्थान थे, रिक्त स्थान थे, उसके अंदर जाके मिल गई, उसके अंदर घुल गई, बैठ गई उस खाली स्थान में। तो अगर मतलब लेवल उसका ऊपर तक नहीं आया और ना ही पानी गिरा है, इसका मतलब क्या? उसके अंदर कुछ खाली स्थान थे जिसके वजह से पानी ऊपर तक नहीं आया और ना ही खिंडा। तो ये दूसरा क्या है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तीसरा मैं कहती हूँ कि आकर्षण बल भी होता है। ठोस है, जैसे ईंट है, मेज है, पेंसिल है, इनके आपस में एक दूसरे से जुड़े कैसे? कोई फेविकोल थोड़ी डाला है किसी के अंदर, वो जुड़े हुए हैं क्योंकि इनके अंदर क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षक बल है एक दूसरे के अंदर। ठीक है, फिर आता है गैसीय अवस्था में कणों में गति मध्यम होती है, द्रव अवस्था में और न्यूनतम और ठोस अवस्था में अधिकतम होती है। ठीक है, तो ये जो थे हमारे गुण थे पदार्थ के। उसके बाद आती है पदार्थ की अवस्थाएं। मैंने बताया ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। ठोस में जैसे कि हमारी हड्डियां हैं, हमारे दांत हैं, वो ठोस अवस्था है। जो हमारा ब्लड है यानी कि रक्त है, खून जो है अंदर, वो द्रव अवस्था है। और जो फेफड़ों में जो हवा जा रही है वो क्या है? हमारी गैसीय अवस्था। ठीक है, तो आपको सबको पता है कि ठोस अवस्था की क्या क्या चीज़ें होती है? निश्चित आकार होता है, ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएँ होती है और निश्चित स्थिर आयतन भी होता है। इनकी संपीड्यता नगण्य होती है, ये दृढ़ होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये ठोस अवस्था के गुण हैं। अब द्रव अवस्था के बारे में बात की जाए, ये तरल होते हैं, इनमें बहाव होता है। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता, जिस बर्तन में डाल दो वही वाली शेप ये ले लेते हैं। तो द्रव का निश्चित आयतन नहीं होता, द्रवों में बहुत कम संपीड़न होता है। समझ में आ रही है? और इनके अंदर जो आकर्षण बल होता है वो कम होता है, ठोस के मुकाबले कम होता है और द्रव के मुकाबले ज़्यादा होता है।
ठीक है। और जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में मिश्रण करती है, यही जलीय पौधे जीव पानी में घुली ऑक्सीजन के कारण ही गैस पानी में सांस ले पाते हैं। मतलब क्या होता है, जो पानी है, पानी के अंदर भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वजह से ही कुछ जो जलीय जीव होते हैं वो पानी के अंदर सांस ले पाते हैं। उसके बाद आती है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में क्या होता है, गैसीय अवस्था में बहाव होता है, गैसों में संपीड़न अधिक होता है। गैस की कोई भी शेप नहीं होती, किसी भी बर्तन में डाल देंगे उसी में पूरा, मान लो 2 कण भी है ना, तो एक कंटेनर में डाल दूँगी मैं, एक डिब्बे में डाल दूँगी, तो उसकी क्या है, पूरी की पूरा उसे भर देंगे वो। मतलब एक ऊपर एक नीचे, एक इधर पूरा का पूरा। ये नहीं कि नीचे नीचे इकट्ठे बैठ जाएंगे, बाकी का खाली स्थान नहीं, कोई ऊपर है, कोई साइड में, कोई किधर है, कोई किधर है, तो ये यानी कि, और उसको उसी को छोटे में डाल देंगे तो छोटे में भी आ जाएंगे। जैसे हमारे जो रसोई के सिलेंडर होते हैं, गैस सिलेंडर में क्या है, LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब गैस को कंप्रेस किया गया है। कंप्रेस कर मतलब उसके ऊपर प्रेशर डाला गया है, प्रेशर डालने से क्या हो गया, वो लिक्विड फॉर्म में आ गई, द्रव फॉर्म में आ गई। द्रव फॉर्म में आने के बाद जो है वो कम जगह में भी बहुत सारे गैस के कण हमारे एकत्रित हम करके रख सकते हैं। गैस में कोई निश्चित आयतन नहीं होता, गैस का कोई निश्चित आयतन भी नहीं होता। गैसीय अवस्था के कण अनियमित रूप से तेज गति करते हैं। सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट होती है, सबसे ज़्यादा जो बहाव होता है, उनकी जो आपस में जो बिल्कुल भी बल नहीं होता, वो गैसीय अवस्था ही है। सबसे ज़्यादा वो बहाव, मान लो जैसे मैंने परफ्यूम लगाया है तो फटा 1 मिनट में बाहर तक खुशबू आ जाएगी लगाते ही, तो यानी कि तेज गति से मूव करते हैं गैसीय अवस्था में। ओके, नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक, कि जैसे जो वस्तु जिस टेम्परेचर, जिस तापमान पे गल जाती है उसे हम गलनांक बोलते हैं। और जैसे वो है बर्फ़ है, बर्फ़ का क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो जम जाती है और 0 पे ही वो पिघलती है। ठीक है, ये तो सेल्सियस की बात कर ली मैंने। अगर मैं केल्विन की बात करूँ तो 273.16 लेते हैं हम, तो 273 जो होता है, अगर हमें सेल्सियस को केल्विन में पलटना है, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, 273 प्लस कर देते हैं, जमा कर देते हैं। और अगर केल्विन से सेल्सियस में आना है तो क्या करना पड़ेगा, 273.16 उसमें से माइनस करने पड़ेंगे, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस को ही 273 केल्विन बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है संगलन की गुप्त ऊष्मा। संगलन की गुप्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरी टाइम, हर बार ये पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। गुप्त ऊष्मा जिसे कि हम लेटेंट हीट बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं लेटेंट हीट। तो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मैं क्या कह रही हूँ कि वायुमंडलीय दाब पर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना भी होता है, 1 किलोग्राम ठोस को, 1 किलोग्राम कोई ठोस है, उसके गलनांक पर जितना उसका मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब हर एक जितने पदार्थ है सबका अपना एक मेल्टिंग पॉइंट है, जिसमें वो मेल्ट होता है, जिसमें वो पिघलता है। ठीक है, तो कोई भी एक ठोस है, उसका जितना भी गलनांक है, उस पे उसको गर्म करा और उसने अपनी स्टेट चेंज कर दी, उसने अपनी अवस्था चेंज कर दी, बदल दी, यानी कि ठोस से द्रव में आ गया, तो उस ऊष्मा को, जितनी ऊष्मा लगाई गई उसे हम बोलते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। 0 डिग्री बर्फ़, 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों में अधिक ऊर्जा होती है। सीधी सी बात है, जब बर्फ़ है यानी कि वो आपस में बंधे हुए हैं तो यानी कि ऊर्जा नहीं है, और अगर खुले हैं तो उनके अंदर ऊर्जा ज़्यादा होती है। देखो, जो चीज़ हम बैठे रहेंगे तो हमारी ऊर्जा, एनर्जी लेवल कम हो जाएगा ना, और हम काम करते रहेंगे तो हमारा एनर्जी लेवल बना रहेगा। तो वही चीज़ है, अगर पानी है, पानी के कणों में आकर्षण बल पहले अपने आप ही कम है, तो बल कम होने से यानी कि उनके अंदर ऊर्जा, आकर्षण बल अट्रैक्शन, यानी कि बंधे हुए नहीं है। गैसियस अवस्था में सबसे ज़्यादा उनके अंदर एनर्जी होती है,
द्रव में उससे कम, उससे सबसे कम जो आकर्षण बल होता है सबसे कम गैसेस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उससे सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। फिर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो वायुमंडलीय दाब पर कोई द्रव गैस में जब जाता है, किस में जाता है, गैस में जाता है, उसे उसका क्वथनांक बोलते हैं। जैसे पानी है, पानी का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, कितने कितने पे उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो उसका क्या है, क्वथनांक है। यानी कि वो पानी से द्रव में जा रहा है, उसके पानी की भाप बन जाती है ना, भाप क्या है, वो गैस है। ठीक है, तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, वाष्पीकरण 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। समझ में आया क्या बोला, 1 किलोग्राम द्रव को, लिक्विड है, उसको वाष्प में बदलना है, तो जितनी ऊर्जा लगी उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है ठोस अवस्था से हम द्रव अवस्था में जा सकते हैं, द्रव से गैस में जा सकते हैं। जो ठोस से, यानी कि ठोस को अपने दिमाग में रखो कि बर्फ़ है, द्रव को दिमाग में रखो कि पानी है, और गैस को रखो कि उसकी भाप है। ठीक है, तो मैं बर्फ़ से पानी में कैसे जाऊंगी, उसको ऊष्मा देके, ऊष्मा देंगे तो बर्फ़ क्या है, पानी में बदल गई, फिर पानी को और ऊष्मा देंगे तो वो गैस में पहुंच गई। ठीक है, और अगर हम उल्टा चलें, गैस यानी भाप से अगर द्रव में जाना है तो हमें शीतलता प्रदान करनी पड़ेगी, और अगर हमें द्रव से ठोस में जाना है तब भी हमें फ्रीजर में उसको हमें रखना पड़ेगा, यानी कि शीतलता प्रदान करनी पड़ेगी। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, क्या सीधा ठोस से गैस में जा सकते हैं बिना द्रव में जाए? द्रव में जाए बगैर क्या हम ठोस से सीधा गैस में और गैस से सीधा ठोस में जा सकते हैं? यस, हम जा सकते हैं। उस तरीके को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना द्रव में जाए, बिना ठोस से सीधा गैस में और गैस से सीधा ठोस में जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे कि पूजा वाला जो कपूर होता है ना, जो पूजा में कपूर रखा जाता है सफ़ेद सफ़ेद सा, वो जो अगर उसको खाली रख दिया जाए बिना पॉलीथीन के, बिना पन्नी के रखा जाए ओपन में, तो वो गायब हो जाता है। या फिर जो सर्दियों के कपड़ों में जो गोलियां डालते हैं ना, फिनाइल गोली जैसे बोलते हैं, वैसे वो नेफ्थलीन बोल्स होती हैं, फिनाइल बोलते हैं हम उसको अपनी रॉ लैंग्वेज में। तो उसको अगर हम एक बार डालते हैं, जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो कपड़ों में डालते हैं, अगली बार जब सर्दी दोबारा आती है हम खोलते हैं तो हमें उसमें से कोई गोली नहीं मिलती है, क्योंकि वो ठोस से सीधा गैस में सिर्फ उसकी खुशबू बचती है, बदल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ड्राई आइस, यानी कि शुष्क बर्फ़। शुष्क बर्फ़ क्या होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2 को जमा दो तो क्या बन जाती है, वो शुष्क बर्फ़, यानी कि ड्राई आइस। तो ठोस से द्रव में जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, देखिए, ठोस से अगर हम द्रव में जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, संगलन, और द्रव से ठोस में जाएंगे, जमना। द्रव से गैस जा रहे हैं, वाष्पीकरण, और गैस से द्रव में जा रहे हैं यानी कि संघनन। ठोस से गैस, गैस से ठोस, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं उसको, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, उसके बाद हमारा जो आता है दैट इज़ नेक्स्ट टॉपिक, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण सबको पता है, जब पानी को गर्म किया जाता है द्रव के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। किसी भी पदार्थ के कण जब वाष्प में बदलने लग जाते हैं उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। सतह पर उपस्थित कणों में उच्च गतिज ऊर्जा के कारण वे अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। इसी जो उनके अंदर आपस में आकर्षण होता है, जैसे हमने उनको तापमान दिया, तापमान बढ़ाया, तो उनके अंदर के बल जो है वो टूट जाते हैं, टूटने से वो दूर दूर हो जाते हैं और जो है एकदम वाष्प में बदल जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण स्थायी क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण में वृद्धि बढ़ जाती है। आर्द्रता, अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। और वायु की गति है तो वाष्प भी ज़्यादा होगा। जैसे कि मान लो एक प्लेट में मैंने पानी डाल के छत पे रख दिया, एक को अपने कमरे में रख लिया, तो कौन सा जल्दी उड़ जाएगा,
छत वाला। वेरी गुड। छत वाला क्यों उड़ जाएगा? क्योंकि छत वाला जो है उसमें क्या है, हवा भी लगती है, ऊपर धूप भी लगती है, तो हवा चली तो भी वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है, धूप लगी तब भी उड़ रहा है। तो इस तरह से जो छत पे रखा हुआ होगा उसका जो है वाष्पीकरण जल्दी हो जाएगा। वाष्पीकरण से शीतलता होती है, यानी कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। होता क्या है, जैसे मटका है, हमारा एग्जाम्पल है ये, मटके के छेद होते हैं, छेद में से जो है थोड़े छोटे छोटे पानी के कण निकलते हैं। कण क्यों निकल के बाहर जाएंगे? क्योंकि वो आसपास की ऊर्जा लेके और वो वाष्प में बदल जाते हैं। जब आसपास की ऊष्मा उसने एब्जॉर्ब कर ली, उसने यूज़ कर ली, ऊष्मा जब घट गई यानी कि शीतलता हो गई, तो इसका मतलब वाष्पीकरण से शीतलता होती है। अगर हम हाथ पर एसीटोन डालते हैं, एसीटोन मतलब जैसे सैनिटाइज़र आजकल जो चल रहे हैं वो अल्कोहल वाले होते हैं, अल्कोहल बेस्ड होते हैं, यानी या फिर एसीटोन वाले होते हैं, तो एसीटोन हमारे हाथ में ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, इसी कारण हाथ पर शीतलता महसूस होती है। ठीक है। और दूसरा इसका एग्जाम्पल है, गर्मी में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि गर्मियों में पसीना अधिक आता है, और सूती कपड़े क्या करते हैं, उस पसीने को सोख लेते हैं और फिर बाहर जो हवा चल रही है उससे वो उड़ जाता है और हमारे कपड़े फिर से सूख जाते हैं। गर्मियों में अक्सर लोग मैदानों में पानी छिड़कते हैं। पानी छिड़कने से क्या हो जाएगा, पानी जो है वाष्प में बन जाएगा, वाष्प में बनने के बाद वहाँ की ऊर्जा जो है वो लेके अपने साथ चला गया। जब ऊर्जा खत्म हो गई तो यानी कि अपने आप ही क्या है, वहाँ पे शीतलता प्रदान हो गई, यानी कि वो जगह ठंडी हो गई। तो ये हमारा था चैप्टर, बहुत आसान था, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर था, तो आप लोग सब कर लेना। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन